65 का युद्ध चल रहा था। एक हंटर में गोली लगती है, पायलट इजेक्ट करता है, वो पाकिस्तान साइड में इजेक्ट करता है तो पूछताछ होती है कि सर आपका बेटा मेरी कैप्टिविटी में है एंड यू प्लीज टेल मी व्हेन एंड वेयर एंड हाउ आई शुड रिलीज हिम। फील्ड मार्शल करियप्पा टेल्स हिम he no longer is my son, he is a soldier of this country, please treat him the way you are treating others, always remember Geneva Convention and do what you deem fit and right, and he keeps the phone down. इंडिया में अगर एक इंसान को पायलट बनना है तो उसको सिर्फ 10 घंटे मिलेंगे इनिशियली सोलो जाने। दिस इज ही शुड बी एबल टू स्टार्ट द एरोप्लेन, टैक्सी आउट, गेट एयरबोर्न, डू अ सर्किट एंड लैंड इन 10 आवर्स। इन 10 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। अगर नहीं कर पाया तो वो वापस घर वापसी हमेशा के लिए। S-400 लिया, कैसे काम करता है? It's a Russian air defense equipment. It has a range of 400 to 450 kilometers. It can track, it can detect and it can shoot. Why do you say कि पाकिस्तान यूएस का लाडला बच्चा है? मैं कहूँगा कि सर जब इस पॉडकास्ट पे वी हैव हैड अ पर्सन फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, मेरे कुछ बाल चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एंड दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज वाला एरिया। नहीं, पता क्या है, तो आपके लिए सबसे सिंपल आदमी फौजी होते हैं। ये तो है सर, उम्मीद है आपको देख के। आज एक ट्वीट किया मैंने थोड़ी देर पहले जी। लेफ्टिनेंट विजयंत थापर जी, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, मरने से पहले उन्होंने अपने फादर को, जो कर्नल थापर हैं, बोला था कि पापा मैं चाहता हूं कि आप आइए, मेरे को मिलने आइए इस जगह पे कारगिल में। ही डाइड 99 से आज। यस्टरडे ही वाज एट द एयरपोर्ट। हर साल बिना अनाउंसमेंट के उसके फादर, हु इज 77 ईयर ओल्ड रिटायर्ड कर्नल, गोज टू कारगिल, गोज टू दैट प्लेस, puts some flowers and comes back. Soldiering is for life. The values are for life. You give your life for your subordinates. You give your life for this country. You give your life for the people. But मैं हर एक से कहता हूँ कि आप ऐसे तो बनिए कि हमें खुशी हो कि हम आपको डिफेंड कर रहे हैं। यू बिकम वर्दी सिटीजन्स के एक फौजी को गर्व होना चाहिए कि हम इस जनता के लिए खड़े हैं। सी, आप मेरे को बताइए, सियाचिन में -40 डिग्रीज में, रेगिस्तान में -55 डिग्री में, उधर आसाम के जंगलों में इतने पानी में दिन रात वो उसमें खड़ा है, बंदूक लेके तैनाती कर रहा है, दुश्मन की है। अभी युद्ध हुआ, सारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, मेरे दोनों बच्चे डिप्लॉयड हैं। किस लिए? इस देश के लिए, सिविलियंस के लिए। तो जो फौजी लोग होते हैं बेटा, उसकी जो कदर है वो आप लोगों के माध्यम से देश में बढ़नी चाहिए। एवरी इंडियन रिस्पेक्ट्स दिस थिंग, बट इट इज लेफ्ट टू ओनली वर्ड्स। इट शुड, जैसे छोटा उदाहरण देता हूँ, आप जा रहे हैं, अगर आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, फौजी की छुट्टी लास्ट मिनट पे साइन होती है हमेशा। पता नहीं क्या रहता है, वो यूनिट में उतने लोग हैं नहीं। आप इनवेरिएबली पाएंगे अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, सेकंड थर्ड क्लास के डब्बे, सेकंड क्लास के कोच में फौजी। हम में से बताइए, 1000 आदमी साइड से निकलेंगे, कौन बोलेगा? बस में वो फौजी खड़ा है, उसको बोले तुम बैठ जाओ। कहीं पे भी जाते हैं, एयरपोर्ट जाएंगे, ये जो भाव है ये क्यों नहीं निकलता लोगों के मन से? ये क्यों नहीं आता हमारे देश में? ये मुझे कई बार चुभता है कि हम एज ए सोसाइटी, एज ए हम सब रिस्पेक्ट करते हैं एज ए नेशन। अभी इतना आउटपोर हुआ ऑप सिंदूर के बाद, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग, बट हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, भूल जाते हैं कि बस 2 महीने बाद यू विल बी बैक टू नॉर्मल, नया आ जाएगा, मीडिया पे गायब हो जाएंगे। जिसके परिवार से लोगों ने देश के लिए जान के, उन्हीं को मालूम है कि व्हाट इज इट टू लूज योर नियर डियर वंस। बट एंड जो लोग युद्ध कर रहे हैं, अभी लड़ाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ना तो खुद कभी फौज में रहे हैं, ना उनके बच्चे फौज में हैं, ना उन्होंने कहीं आसपास कुछ देखा है, तो एयर कंडीशनड ऑफिस में टीवी ऑन करके, है ना, मोबाइल पे लड़ाई होना चाहिए। तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस पॉडकास्ट को इस तरीके से करेंगे शुरुआत। जो आपने शेयर किया
regarding the thing that happened with that gentleman जो कारगिल में थे. हाँ जी. पता नहीं मैं इतना भावुक क्यों हो गया, बट एकदम से आई वाज लाइक इनटू टीयर्स कि आपने जो बात बताई कि आज भी उनके फादर वहाँ जाते हैं. आज yesterday he was at the airport. I retweeted this morning. He is every year going to the place because his son told him one day कारगिल से पहले कि पापा आप आइए मुझे मिलने. अब वो तो रहे नहीं, पापा हर साल जाते हैं. ये जो भाव है ये मैं बता रहा हूँ, ये फील करने के लिए है. दिस कंट्री शुड रियलाइज व्हाट पीपल आर देयर इन यूनिफॉर्म. ट्रू सर. सर इस पॉडकास्ट से पहले बहुत रिसर्च करने का मौका मिला और ये देखा मैंने कि जो इंडियन आर्मी है उस बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स है उस बारे में बहुत कम बात होती है. जो मूवीज़ बनती हैं वो मैक्सिमम बनती हैं इंडियन आर्मी के ऊपर, बहुत ही कम होती है बनती है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर. एंड आज आप खुद यहाँ पर हैं, सो रियली ऑनर्ड कि यू चोज दिस प्लेस. थैंक यू सो मच. एंड एज आई सेड कि मेरे बारे में और कम हो जाता है वो इसलिए क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें रूबरू होता नहीं हूँ. तो आज आपकी परमिशन से मैं अपने रिसर्च डेटा को रेफ़र करना चाहूँगा बीच बीच में, जिससे कि मैं कहीं उल्टा ना चला जाऊँ. तो सर स्टार्टिंग से करना चाहूँगा बात कि जो सरगोदा अटैक हुआ था, मुझे नहीं पता था कि अभी तक इंडिया की तरफ से 3 मेजर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं. तो मुझे पता था कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट यही थे, बट ये 1965 में हुआ था. तो मैं जो तीनों एयर स्ट्राइक्स हैं उस बारे में बात करना चाहूँगा एंड देन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. दैट इज़ द एंटायर प्लान फॉर दिस पॉडकास्ट. सी अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा था. जी सर. मैं आपके व्यूअर्स को एक और कहानी सुनाता हूँ. मैं हमेशा कहानियाँ सुनाता हूँ. बताइए सर. 47 से पहले जो फील्ड मार्शल करियप्पा थे, ही वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल. तो ही बिफोर पार्टीशन वाज द इन्फेंट्री में कमांडिंग ऑफिसर थे. उनके नीचे अयूब खान थे पाकिस्तान के. सो अयूब खान हैड सर्व्ड अंडर जनरल करियप्पा व्हेन ही वाज अ कर्नल. फिर उसके बाद 47 में पार्टीशन हुआ. ही वेंट टू पाकिस्तान एंड दे लेटर इन 49 field marshal got to the rank from general to field marshal and he retired in 1953. Became field marshal, retired in 53 and he went and settled in Coorg, कर्नाटका में. तो 65 और जैसे अभी आपने बोला तो उससे मुझे एकदम याद आया 65 का युद्ध चल रहा था. वहाँ पे एक हंटर में गोली लगती है और एक पायलट एयरक्राफ्ट उसका नाम है हंटर, राइट. उसमें गोली लगती है, एक पायलट इजेक्ट करता है. उस पायलट को पकड़ लेते हैं और वो होता है स्कॉर्नेड करियप्पा, उनके बेटे. तो वो पकड़ लेते हैं. अब वो पाकिस्तान साइड में इजेक्ट करता है तो पूछताछ होती है. तो पहले तो बताता नहीं है, फिर बाद में दे गेट टू नो कि ये फील्ड मार्शल. By then, Ayub Khan had become president of Pakistan. So see the respect in the armed forces. So he gives a call to Field Marshal Cariappa in Coorg as president of Pakistan to say कि सर आपका बेटा मेरी कैप्टिविटी में है and you please tell me when and where and how I should release him. See the value system which I was just telling you a little while ago. Field Marshal Cariappa tells him he no longer is my son. Okay. He is a soldier of this country. Please treat him the way you are treating others. Always remember Geneva Convention and do what you deem fit and right. And he keeps the phone down. You tell me, where will you get this kind of value system? Very rare, sir. आजकल जो हम देखते हैं, जो आज की जनरेशन है, sorry to use these words, but वो कहते हैं कि जानते हैं तो मेरा बाप कौन है. दैट इज़ हाउ सम जनरेशन और सम पीपल वुड से इट आउट, नॉट नोइंग कि वो किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. सो 65 वॉर वी फॉट विद ओल्ड कन्वेंशनल वेपन्स. वी वर बेसिकली टू पुट इट इन सिंपल पर्सपेक्टिव फॉर योर व्यूअर्स, द वेस्ट हैज ऑलवेज अलाइन्ड विद पाकिस्तान फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 47. इवन द इंडस वाटर ट्रीटी विच you have just seen that we have held in abeyance, that also was brokered by World Bank. 1948 में एक युद्ध हुआ. क्या मतलब है इसका कि brokered by World Bank? मैं बताता हूँ आपको.
सी 1948 में एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, जब कश्मीर वाज एक्सीडेड टू इंडिया एंड देन द फोर्सेस फॉट। दुनिया की हिस्ट्री में एक ये अकेली लड़ाई है जिसमें दो देश लड़े, बट बोथ हैड जनरल्स फ्रॉम द सेम कंट्री, इंग्लैंड। सो इंडियन आर्मी हैड ए ब्रिटिश जनरल, द पाकिस्तानी आर्मी हैड ए ब्रिटिश जनरल, and it was in London that they decided, in London, and they gave instructions to both the generals that how this war will span out. And that is how this, what you call Pak occupied Kashmir today, is decided in London. So the forces came to this place and stopped Qabilis, because the complete waterworks, if India had got the, so the Pakistan would have. Then what happened is, ये जितनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो IMF हो गया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया, ये जितनी संस्थाएं हैं, दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस वेस्टर्न कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि साहब हम भारत पाकिस्तान की सुलह कराएंगे और ये पानी का जो भी विवाद है ये हम, तो भारत पाकिस्तान की कई मीटिंग हुई। अंत में 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी का एग्रीमेंट हुआ, उसमें नहीं शिमला के 72 में हुआ। अच्छा, वो 71 वॉर के बाद हुआ था। अच्छा, तो उसमें ये 1960 में ये निर्णय लिया गया कि जो 3 ऊपर की नदियां हैं, 6 नदियां हैं, 5 पंजाब से जाती है, एक इंडस नदी है, तो जो 3 ऊपर की नदियां हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। अब ये कहाँ का लॉजिक है? और उसमें पानी ज़्यादा है, तो वो तो हर चीज़ में उनका फेवर होने लग गया। तो जो आर्म्स, एम्यूनिशन, पैटर्न टैंक्स, सेबर जेट्स जितने भी थे, ये पाकिस्तान को मिलने स्टार्ट हो गए। और ये टर्न अराउंड स्टार्टेड इन 71 वॉर। 71 वॉर से पहले द अमेरिकन्स सप्लाइड एवरीथिंग टू पाकिस्तान। इंडिया वाज हेल्ड बाय रशियंस एट दैट स्टेज। वी वन दैट वॉर, बट द नरेटिव विच द पाकिस्तानीज हैव गिवन टू द पब्लिक is that they have won the 65 war, they have won the 71 war, they have won the Kargil war, they have won everything, and they have won Op Sindoor also. So they are very good in narrative building, and their public takes that, buys that. सर, आपने बात करी थी अभी कि जो वेस्टर्न मीडिया है या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं ये बोलता ही नहीं है, दैट इंडिया हैज़ वन, हमेशा से उनको दबाते हैं। हाँ, उसका कारण ये है, कई कारण हैं मेरी समझ से। एक मुख्य कारण ये है कि जितना वेस्टर्न इक्विपमेंट है, आर्म्स, एम्यूनिशंस का, वो वेस्टर्न ओरिजिन का है पाकिस्तान। अब अभिनंदन ने बालाकोट में एक MiG-21 से, जो कि 60s-70s का जहाज है, एक F-16 को गिरा दिया। 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, अभिनंदन जिसको पकड़ा था उन्होंने, ही शॉट डाउन F-16 बाई अ MiG-21। बट वर्ल्ड विल नेवर एक्नॉलेज द अमेरिकन्स। क्यों बोलेंगे कि फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैज बीन टेकन डाउन बाय एन ऑब्सोलीट MiG-21? वो पूरा केस उन्होंने दबा दिया, क्योंकि उनका बिजनेस है ना सर ये। हाँ, तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि कौन लेगा उनके एयरक्राफ्ट को। अब ये जो युद्ध हुआ उसमें वो क्यों बोलेंगे कि उनके इक्विपमेंट, चाहे वो रेडार्स हों, चाहे एयर डिफेंस इक्विपमेंट हो, चाहे उनके F-16 हों, चाहे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हों, चाहे अवैक्स हों, चाहे वो हों, वो क्यों बोलेंगे कि ये नष्ट हुए हैं? क्योंकि उनकी मार्केट खराब होगी। वो इस चीज से परेशान है कि हाउ इंडिया हैज बीन एबल टू मॉडिफाई द रशियन इक्विपमेंट एंड इंडिजिनस इक्विपमेंट एंड सम वेस्टर्न इक्विपमेंट, मिक्स इट एंड take head on. And what we have achieved in 4 days, air campaign, I'm just coming to your air, this thing is, will be taught in the books of history in the coming decades. एयर पार की, एयर कैंपेन्स की जब पढ़ाई जाएगी आने वाली दशकों में, तो ये जो 10 मई की सुबह ऑपरेशन हुई थी, ये पढ़ाई जाएगी कि कैसे 23 मिनट के अंदर 11 हवाई अड्डे हमने नष्ट कर दिए। Absolutely, so this is like incredible. And I was like researching कि सरगोदा में सिर्फ 1 दिन का रिस्पॉन्स टाइम था। ऐसा कहते हैं कि उनके पास F-86 एक सबरे F-104 जो कि यूएस के थे, ये पुराने के थे, और हमारे पास मिस्टियर जीनैट हंटर थे जो कि फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से मिले थे हमें, जो कि इतने अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू व्हाट पाकिस्तान। मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ आपके व्यूअर्स को। भारत के साथ, भारतीय वायुसेना के साथ और भारतीय फौज के साथ, आर्मी ने, टुडे एवरी कंट्री वांट्स टू ट्रेन। हमने पिछले साल में 15 देशों के साथ
जॉइंट इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस की हैं। वो बेवकूफ़ तो है नहीं। मैंने एनडीसी कोर्स किया था 2013 में। सो एनडीसी क्या होता है? नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में एक कोर्स NDC, होता है। okay. हाँ, उसमें वी हैड ऑफिसर्स फ्रॉम 25 कंट्रीज Mhm. एंड देयर इज अ वेटिंग लिस्ट ऑफ अनदर 15 to 20 countries who wants to send their officers for this course. Oh, So see, India has always remained as a seat of wisdom. This is a land from where 4 religions have originated. so true. Hinduism, Sikhism, Buddhism, and Jainism have originated from this land. Absolutely. Nalanda, Takshashila, Ujjain were the universities where people from Across across the the world came and studied. This is a knowledge, and this is where we are born. True. This is where we have learnt everything, and today the world wants to come and learn from us. We are getting our wish guru status back, and it is just a matter of time. The only thing is, I told you, we are meek, weak, underconfident, insecure, that kind of a generation. We don't take pride in our achievements. We are not sure. Yeah. We are not sure about anything. True. Today's young generation is not sure about anything. So he is a malleable kind of a product who can be molded by social media, surroundings or circumstances. There is hardly any individual thinking, and so that's my take. Like going back to like Sargodha, 1965 की जो ये वॉर शुरू हुई, जितना मैंने समझा कि वॉर चल रही थी और पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था, चाहे वो हलवारा हो, चाहे वो पठानकोट है, आदमपुर. See, these airfields which are very close to the border. Yes, ये हुआ. वैसे मेरा जो सवाल ये था कि हमने within one day like रिस्पॉन्ड किया, और सरगोदा जो कि उनका काफ़ी like प्रोटेक्टेड बेस क्या माना जाता है, हमने उसको अटेम्प्ट किया कि इसको हम लोग like डिस्ट्रॉय कर देंगे. मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की, स्काई फोर्स. यस, उसी पे थी, इसी के ऊपर थी. So you can tell your viewers जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, because they never expected कि we can reach till सरगोदा. उस जहाज की इतनी एंड्योरेंस फ्यूल ही नहीं था. तो सर उन्होंने कैसे हुआ सर? If you could like share with us कि क्या कहानी रही, कैसे प्लानिंग एग्जीक्यूशन किया? See, I'll not waste much time. You just tell people to watch Skyforce. It is on this movie. It's a true story. All right. It's a true story. Okay. And we have one of the finest military professionals this country has had. Finest minds, finest brains, finest people. And this campaign was planned. See, war is nothing but the biggest element is surprise, unpredictability, we call it. What happened on 7th May? Nobody predicted that we will go to Bahawalpur, we will go to places close to Lahore and Sialkot, but we went. So it is nothing but unpredictability. So they never thought, they kept their assets in 65 at Sargodha, thinking that even if we take off from our closest airfield from Indian border, we may not be able to reach Sargodha. So they felt it is safe. But the aircrew planned it in such a way, carried extra fuel, and said that in the end we will just glide, even if if required to come into India and somehow land. But we will go and strike there because we know their assets are there. So that is the story. So ऐसा आपने बताया कि it is about unpredictability. जो वॉर चल रही थी 65 की, वो तो वॉर लाइक चल रही है. उस वॉर के दौरान यू कैन ऑलवेज लाइक गो एन अटैक. एज पर माई रिसर्च ऐसा कहते हैं कि एक र्यूमर था कि जो इंटेलिजेंस के पास ये खबर थी कि 2 दिन के बाद अटैक होने वाला है हमारे एयर बेसिस पे, स्टिल एक्शन नहीं लिया गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लाइक पॉलिटिकल इंटरवेंशन और सो, एंड कुछ मोबिलाइजेशन नहीं किया गया था. I would not be able to comment on all that. Okay. It is this thing is there. But we have come a long way from 65. We have come a very long way. We have come 71 war, was your next question. 71 war, we had, your viewers, I'll narrate a story about Nirmaljeet Singh Sekhon. Nirmaljeet Singh? Sekho. He is the only Paramveer Chakra awardee of Indian Air Force. Achha. So he was posted at Srinagar Airfield. And I think so it was 14th and 15th of December 1971. And early morning he was on the ORP. ORP is next to the runway where the aircrafts are kept ready. It's called operational readiness platform, ORP. Okay. Where the aircrafts are ready, and in case of any crisis they can be launched straight away.
So he was parked there. 6 sabers came from Pakistan. They came and started attacking Srinagar town, and they bombed the Srinagar runway. In that debris which was flying, because they had struck the bombs on the runway, Nirmalji Sekho got airborne. In that attack by 6, this thing, he got airborne and he shot down 2 sabers after getting airborne. 4 sabers he fought single-handedly. Wow. One Nat. And it was a fight. They say, people who narrate this, the best dog fight at it was fought at treetop level. In the end, the sabers ran out of fuel and they pushed back to Pakistan because they couldn't have afforded to stand. And he got hit, he died, but he saved Srinagar town and Srinagar runway. And he got a Paramveer Chakra. Another story I will narrate, that is of Arun Khetrapal. Arun Khetrapal, 1971 war, was in the army, 17 Pune Horse. He was posted and his unit was at a place called Basantar. It's a river in Himachal, Punjab border. If you see the map, portion is jutting out into Pakistan. There was a battle that was fought by the biggest tank battle of that war, in which the Pakistani tanks wanted to come and cut away that whole area. And his unit was asked, and his CO, Lieutenant Colonel Hanut at that time, had told that I don't want any of you to fall back because enemy should not feel that we are retreating. He, along with this team, fought and fought. His team and he, Khetrapal, took out 10 enemy tanks that night. They put the tanks in such a manner that physically the tanks could not cross. Even after he died in the process, he got the highest gallantry award of this country, Paramveer Chakra, and he was just 21 years old. He was 21 when he got Paramveer Chakra. Is he the same person जिनके नाम पे ऑडिटोरियम है IMA Yes, का? IMA का, yes. Khetrapal Yes. Auditorium. There is a parade ground in NDA called Khetrapal Parade Ground. जहाँ पे परसों first batch of girls will pass out. There's a IMA has a lot of places. That tank is Shagufta is the name of the tank. It is lying in Ahmednagar. His tank with see what I'm saying is this young generation को कुछ पता ही नहीं है. वो OTT पे YouTube पे नाच गाने देख के बढ़ रहे हैं, है ना. कितने बच्चे नेशनल वॉर मेमोरियल जाते हैं, कितने बच्चे जहाँ पे हजारों ईंटें लगी हैं जिस पे एक एक व्यक्ति जिसने इस देश के लिए जान दी है उसके बारे में जाके देखते हैं. 28 परमवीर चक्रों के बस्ट लगे हैं जिनकी कहानी उसके नीचे है. कितने स्कूल के बच्चे और टीचर्स और स्टाफ तवज्जो देते हैं कि हमको इनके बारे में बताएं. ये मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये हम चाहते हैं कि the next generation should know, learn, because then only will our country. क्या आपने अपने करियर में 5 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट और ऑपरेशनलाइज किए हैं सर? क्या कहानी है? I was at air headquarters and I handled operations for many years. So in that period, one of these 5 was this Prime Minister's 777 जो आप देखते हैं. The Boeing. हाँ, भारत जो लिखा हुआ है. हाँ जी. So I was the project head for that. तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही बढ़िया था. And it was a pleasure because Air India से Air Force ने ये जहाज लिए and Air India was that time disinvesting and the government decided to give these aeroplanes to Air India and I was appointed the project head. So I had to deal with a lot of agencies. We took these aeroplanes to America and वहाँ पे we got them modified. So उसकी अंदर बहुत सारी modifications हुई थी. तो सर अगर मतलब जितना आप ले ले में आप शेयर कर सकते हो बिकॉज हमने कार तो मॉडिफाई करी है बट हमने कभी एरोप्लेन मॉडिफाई नहीं किया है. तो नहीं एयरक्राफ्ट क्या होता है लाइक पीएम साहब के एयरक्राफ्ट में? That is not PM only, that is called head of the state. Every country has a head of the state aircraft.
तो आप पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा रहता है, जापान लिखा रहता है, ऐसे. सो दैट एयरक्राफ्ट इन आवर कंट्री इज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. ऑल थ्री यूज दैट एयरक्राफ्ट फॉर ऑफिशियल, सेम एयरक्राफ्ट. And so this aircrafts, we had a team because we went to in America a place called Dallas. So there they have a company which was given this contract to modify these airplanes. So they had another 5-7 agencies whom they had subcontracted. Somebody was doing upholstery, somebody was doing avionics, somebody was doing interiors, somebody was doing the things. And we had US Air Force with us because उसके अंदर कुछ चीजें फिट होनी थी. We had Boeing people with us. We had Air India people with us. We had, and of course it was our baby, Air Force baby. So I was there with my team. So it was fun to make that aeroplane. So for like civilians like us, for आम आदमी, क्या क्या होता है like some fascinating features कि इसमें ना ये feature जो किसी और like aeroplane में नहीं है. अभी मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा जो कि अलाउड है. See, it is like any head of the state aircraft. It has, so क्या होता है अंदर से, मतलब कब देखा नहीं हम लोगों ने. It has, various sections inside. अच्छा. So there is a place for press conference, and there is a place for media interaction. There is a medical unit inside in case of any emergency. There is a place for the staff to sit. There is a consultation rooms. And there is a place where you can connect from sky only to people anywhere in the world. Wow. If there is a so that plus there are a lot of devices that are fitted for keeping it safe, secure. So I'll not go into much. Absolutely, I respect that. So that's all it is. And like safety wise, because बहुत ही important लोग हैं जिसमें like travel कर रहे होते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सेफ्टी फीचर्स जो बाकी एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ भी ये लगा दिया जाए? ऐसा See, it is very expensive, very difficult to maintain. It is very complex. So it doesn't solve any purpose. मतलब उसकी जरूरत नहीं है सिविल जहाजों में. So it is just to keep these aircrafts safe in skies. So that is the whole purpose. Got it. तो सरगोदा से आगे बढ़ते हैं. बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, ये तब हुई जब मैं अपने होशो हवास में था. तब आई नो कि क्या क्या हुआ था. बट स्टिल इफ यू कुड गिव अस अ ब्रीफ लाइक बैकड्रॉप. जैसे फॉर 65 वी नो कि पाकिस्तान ने 30,000 लोग इन्फिल्ट्रेट हुए थे एंड सब कुछ हुआ था. उसके बाद वॉर शुरू हो गई थी. जस्ट अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ बालाकोट कि क्या कहानी थी. बालाकोट में व्हाट हैड हैपेंड इन 2019, पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ था जी. See, if you see history, पहलगाम या पुलवामा? Sorry, my fault, पुलवामा. So 2019 में पुलवामा हुआ था. तो उसके रिटेलिएशन में we took out the terror camp, and this is little inside Pakistan. Uri was just close to the border that army took on. पुलवामा के बाद Air Force went inside Balakot, and this was a target where the terrorists were holed up. And our aircrafts went and took them out in the middle of the night. See, what happens is, for your viewers, that the whole area is defended by radars, air defense weapons. So usko se nikal ke jana is an art because exactly defended है. कैसे करते हैं मतलब? तो इसमें बड़ी चीजें रहती हैं. There is something called as electronic warfare. There is something called as jamming, spoofing, सॉफ्ट किल, हार्ड किल. तो सिंपल में अब जैसे आपका एक रडार है, अब उसमें हम ऐसी फ्रीक्वेंसीज और उससे जैम करेंगे कि वो ठीक से काम ही नहीं करे, वो काम करना बंद कर दे या वो गेट टू नो. तो उसके लिए उनके पास काउंटर मेजर रहते हैं. फिर हमारे पास उसके काउंटर मेजर रहते हैं. तो हर जहाज के अंदर पॉड्स लगे रहते हैं नीचे. सो उस पॉड्स का काम होता है, एक फॉर्मेशन में बहुत सारे जहाज होते हैं, तो उनमें से कुछ जहाजों का काम वेपन्स नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए होते हैं. सिर्फ उनको एंगेज करने के लिए उनके रडार्स को उनके भ्रमित करने के लिए. हाँ, तो अब जब हो जाता है सिक्योर कि ये जैम हो गए हैं कि ये उतने अवेलेबल नहीं है, तो उसी पैकेज में से फिर कुछ निकल के अंदर निकल जाते हैं फॉर स्ट्राइक्स. तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज है. ये तो लाइक सेम होगा ना, मतलब एवरी कंट्री नोज इट कि हाँ उनके पास ये सारी चीजें हैं. अभी तो ये जो युद्ध हुआ ऑफ सिंदूर, ये बिल्कुल ही भिन्न था.
इसमें तो कोई जहाज उस तरफ गया ही नहीं, हमने अपनी साइड से ही लॉन्ग डिस्टेंस से, स्टैंड ऑफ वेपन से, वी टुक आउट बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन से, वी टुक आउट द टारगेट्स. सो द वॉरफेयर हैज चेंज्ड. Warfare from Balakot to now has changed. From 2019 to 2025, in last 6 years, we have come a very long way, because this warfare of 4 days has got very few commonalities between Balakot and this. Each each conflict is different. Each war. You cannot template the next war will be same. It will be different. And this is how the most important thing which our Air Force has is that we train. We train and we train. So we are preparing for war all the time. Up as a pilot, I am pressing the trigger. जी. उसमें डमी वेपन जा रहा है. हम रोज एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, वो असली वेपन नहीं है. अच्छा, हाँ, राइट. या हम फॉर प्रैक्टिस का. अच्छा. सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बट लड़ाई में उसकी जगह असली वेपन होगा. बट ट्रेनिंग तो हमारी वही चल रही है. और पायलट को तो उसने बटन दबाना है, तो अब चाहे उसमें डमी वेपन जा रहा है कि लाइव जा रहा है, वो तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से है. तो अभी ना आपके लिए सुनते हुए, जैसे आई रेड कि यू हैव हैड 8,000 फ्लाइंग आवर्स, विच इज़ लाइक इनक्रेडिबल. हर बच्चे का एक सपना होता है कि बड़े होके ना मैं फाइटर प्लेन को लेकर चलाऊंगा, एंड आपने वो लेक चलाया है. जस्ट टू लाइक सिंप्लीफाई इट फॉर द यूजर्स कि एक्सपीरियंस होता क्या है, एंड हाउ इट फील्स टू बी, मतलब व्हेन यू ड्राइव अ BMW और लाइक मर्सिडीज, दोस्तों की स्पीड इज लाइक वाओ. तो व्हाट इज योर स्पीड? See, flying is, once you learn it, is very simple. To learn flying, it's little difficult, especially in the Air Force. बाहर में इतना नहीं है. What is the difference in Air Force flying and civil flying is that Air Force में you don't get unending kind of a flying effort. बाहर में क्या है, आप जाइए, आपको फ्लाइंग नहीं कोप अप कर रहे, आपके माँ बाप और पैसे भरेंगे, आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाएंगे. फिर नहीं कोप अप कर रहे, आपको एक्स्ट्रा आवर्स मिल. और बाहर में जो जहाज उड़ते हैं वो हमेशा मल्टी क्रू रहते हैं. एयरफोर्स में मतलब 2 पायलट रहते हैं. अच्छा. मल्टी क्रू मतलब मोर देन 1 क्रू, मल्टी क्रू. बट जो एयरफोर्स में जहाज है, वो आपको जो सिखाया जाता है, जो कराया जाता है, वो अकेले के हिसाब से सिखाया जाता है. इट मीन्स उस बच्चा जो आता है एयरफोर्स एकेडमी में, उसको 10 घंटे के अंदर सोलो जाना है. अब वो 10 घंटे के लिए वो कितने महीने तैयारी करता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ. उसको दैट बॉय हैज़ टू बी टॉट एवरीथिंग अबाउट दैट एरोप्लेन. ही हैज़ टू बी टॉट अबाउट द सराउंडिंग, एयरफ्रेम, एरोडायनेमिक्स, इंजन्स, मीटरोलॉजी, एयर ट्रैफिक सर्विसेज, रेगुलेशंस, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स. क्यों? उसको सारे आने. उस जहाज के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, स्पीड इंडिकेटर, हाइट इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, सारे आने चाहिए. जितने सिस्टम्स हैं, चाहे ऑक्सीजन सिस्टम है, चाहे फायर सिस्टम है, इजेक्शन सीट है, ये है, प्रेशराइजेशन, सब आना चाहिए. वो पढ़ता है. उसका इतनी मोटी किताब है चेक्स एंड प्रोसीजर्स की, उसको सारे आने चाहिए. कौन सा बटन कब ऑन करना है, वो आना चाहिए. उस जहाज में जितनी एमरजेंसीज होती हैं, फायर होती है, इंजन फेलियर होता है, ऑक्सीजन लीक होती है, ये लीक होता है, हाइड्रोलिक फेलियर होता है, अंडर कैरेज नीचे नहीं, जो भी होती है, ठीक है, वो सारी आनी चाहिए. उसको ओरली सारी आनी चाहिए. उसको ओरली सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आना चाहिए. उसको सब कुछ उस जहाज के बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद उसकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है. उसके बाद उसकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है जब ये सारा देख लेते हैं कि उसको चेक्स, प्रोसीजर्स और ये इमरजेंसी 100% आनी चाहिए. 100%. कि इंडिया में अगर एक इंसान को पायलट बनना है, एयरफोर्स पायलट बनना है अगर, तो उसको सिर्फ 10 घंटे मिलेंगे इनिशियली सोलो जाने के लिए. अच्छा. सोलो मीन्स ही शुड बी एबल, फ्लाइंग तो बहुत है बाद में. दिस इज ही शुड बी एबल टू स्टार्ट द एरोप्लेन, टैक्सी आउट, गेट एयरबॉर्न, डू अ सर्किट एंड लैंड इन 10 hours. इन 10 hours ऑफ फ्लाइंग. अगर नहीं कर पाया तो वापस घर वापसी. हाँ, हमेशा के लिए. हाँ. तो अब why we do this is because we want him to be of that caliber where he can adapt and grasp fast.
सी इतना टाइम नहीं होता है एयर बाहर में, ऐसा नहीं है जो बाहर के देश है वहाँ पे कितना नहीं बाहर के एयरफोर्स में हर जगह वाईफाई जितना है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिविल फ्लाइंग। अगर आप कमर्शियल एयरलाइन जाना चाहते हो तो आप तो जितना पैसा है उतना उड़ते रहो। आपको 2 साल लगे हैं तो 2 साल करते रहे तो ऐसा। तो ये ग्लैमरस बहुत लगता है शुरू में कि मुझे भी पायलट बनना है, मेरे को भी ऐसे करना है, स्पीड एंड थ्रिल सब अच्छा लगता है। इट्स वेरी गुड, नो इट्स गुड, बट if somebody is willing to work behind to get here, what is it? And there is no substitute to hard work. जी. Because I just narrated कि कितना you have to be mentally fit, you have to be physically fit. So क्या होता है mindset में? जानना चाहूँगा कि मतलब See, you should have a clear and a blank mind. कैसे sir? You should not have a cluttered thought process when you are flying. Because then somewhere it starts to affect your decision making. Every decision is in seconds, milliseconds. And sir, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे कि we are all like convoluted from here कि exactly क्या करना है. तो how do you do it? So उसके लिए क्या रहता है कि we have a very close knit kind of a community. We eat, sleep, drink, play, walk, run, jog, interact in that group environment. We are with no social media. हाँ, सोशल मीडिया अभी आया बट हमारे टाइम पे तो नहीं था। राइट। तो हमारा दिन अर्ली शुरू होता है 5:30-6 बजे से लेके और रात के 8-9 बजे तक रोज एवरी डे वी आर सराउंडेड बाय दोज पीपल। उठना बैठना, फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द एयरफील्ड्स आर आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स। कोई उन दिनों हार्डली वी हैड एनी सिनेमा हॉल्स। कभी कभार एक पिक्चर कहीं देखने को चले जाते थे, कुछ होता नहीं था। तो जो सोशल गैदरिंग थी इन्हीं लोगों के बीच में थी। एवरी पर्सन इज लाइक अ फैमिली टू यू। तो आपका दुख सुख, क्योंकि आपके परिवार तो कहीं और हैं, तो यही आपके परिवार है। एंड वी ग्रो अप, एंड जो सीनियर्स होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और जब हम उस स्टेज में आए बाद में, लाइक व्हेन आई बिकेम एन इंस्ट्रक्टर, दिस थिंग, सो यू ग्रूम द नेक्स्ट जनरेशन। सर भी ऐसा हुआ है कि आप ऊपर हवाई जहाज में हो एंड देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड यू हैव टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ। वो किसी मैनुअल में नहीं था। बहुत बारी होता है, कि आप जो लाइक गट फीलिंग कहती है। हाँ, तो वी ऑलवेज एनी स्टोरी सर व्हिच यू वांट टू शेयर? एनी स्टोरीज, मतलब मेनी अ टाइम जैसे आप एयरबोर्न हुए, अब सडनली कोई इमरजेंसी आ गई, अब चाहें तो आप आगे भी जा सकते हैं उसके साथ, डेस्टिनेशन पे इतनी सीरियस नहीं है। बट अगर आपका मन करे कि ये हुआ है, इसके बाद ये भी हो सकता है, और आधे रास्ते में मैं फंस गया, तो ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा, और या क्रिटिकलिटी है मिशन की, तो यू टेक अ चांस कि अगर इतनी सीवियर में, तो देयर इज नो दिस थिंग, यू पर्सन इमीडिएटली मतलब इट्स बिकम्स अ सेकंड रिएक्शन। जो क्रिटिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो यू सो मेनी टाइम्स ऐसा हुआ कि जहाज़ में कुछ लीक आ गया, कुछ हॉर्न बज गया, कुछ वार्निंग आ गई, कुछ ये आ गया। आप वो डायलेमा रहता है कि सॉर्टी के लिए कंटिन्यू करें, अबॉर्ट करें। अबॉर्ट करेंगे तो जो भी तैयारी की है वो सबको, जो साथ ग्रुप जा रहा है, दोबारा करनी पड़ेगी। तो माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कि बट मैनी टाइम्स यू जस्ट ड्रॉप आउट के इन द लार्जर इंटरेस्ट। एंड जो सेफ्टी फैक्टर रहता है वो इनग्रेन्ड है, बिकॉज ऑल आवर एक्शंस आर टुवर्ड्स सेफ्टी। इट इज़ टॉट फ्रॉम डे वन, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। मीन्स तुम्हारे किसी एक्शन से, तुम्हारे किसी उससे कुछ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी इमोशंस हावी नहीं होता है? फॉर एग्जांपल वी सी सम मूवीज जहाँ पे एक टीम मेंबर है, उसका खून बहुत खोल रहा है कि नहीं आज तो दुश्मन को मैं मार के ही आऊंगा, तो जो भी हेड बोल रहा है मैं जा रहा हूँ आगे। ऐसा मतलब ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। पता है क्या होता है हमारे यहाँ? हर जगह होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एक चीज़ होती है। थ्रू योर व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से, एंड दैट इज व्हाट इज लीडरशिप इज ऑल अबाउट, ओनरशिप इज ऑल अबाउट। ओनरशिप एक ऐसा वर्ड है जो मैं बार बार हर फोरम में कहता हूँ। अब क्या है, आप 5 लोग बैठे हैं, आप प्लान कर रहे हैं कुछ रूम में, यू मे हैव ए कॉन्ट्रेरियन, others may have a contrarian point of view, some may have totally 180 degree extreme opposite of what is being discussed. Yes, it is all discussed. It is all discussed. But in the end, after listening to everybody, there is the head of that room, of that discussion, or whosoever he is. He says, ठीक है, मैंने सबका सुन लिया, but this is the way it will be. Okay. After that,
all people in that group will not speak. Will not speak. Because your job was to give the input, your job was to tell the pluses and minuses, your job was to give a different thought process to the whole thing. Once that decision is given that this will happen this way, everybody will leave the room and follow what has been told to be done. It may so happen that things may not go the way you have planned it to go. Okay. And somebody in that room had said something may come out true. But he will never say that I had said so and so. He will never ever mention in his life that I had said this. No. This is a lesson for the person who has this thing. Yeah. So this is the beauty of armed forces. We follow the leader. And leader takes everybody and we go together. We take everybody together because this is what I was mentioning a little while ago, that we need to inculcate teamwork in our people. Individually, we are very good people as a community, as a society. But we have to somewhere, and leadership is nothing but foregoing and accommodating and adjusting. The more you are able to adjust or forego or give things, because that you will also at some stage become that leader. Today you are young. Bilkul sir. But if you don't go through these experiences, and that is why every young guy is also kept as a part of the discussions, because he is learning. He is seeing how decision making is done. Absolutely. He is learning how things, and when we come back, we have a debrief. Right. We have a briefing before every mission, every sortie. We have a debrief after every mission and sortie. In that, what all didn't go right is discussed threadbare. The lessons are drawn and we prepare for next day's sortie, taking those lessons in mind. Okay, see, we had planned this way, but this didn't go well. So, the input, now he will not say, okay, A said this thing. He says, the input I got was correct. So, that honesty is there. He says, I was wrong. The leader is saying, after coming back, I was wrong. Okay, tomorrow's mission, we will do this way as it was suggested, because in my opinion, this worked out better. So, that is how a healthy... So, जैसे आपने बात करी लीडरशिप के बारे में, कहते हैं कि जब बालाकोट का एक एयर स्ट्राइक हुआ, तो जो हमारे प्यारे नेबर हैं पाकिस्तान, उन्होंने बोला कि ये लोग सिर्फ पंछी मार के आ गए, एंड ये बहुत वायरल हुआ था, राइट, कि इट वाज जस्ट फॉर द वोट्स एंड द पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि इलेक्शन उस समय थे. हाउ और व्हाट रोल लीडरशिप प्लेज? कि सपोज 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्राइम मिनिस्टर, एंड उनका इंटरवेंशन होगा कि हाँ आप जाइए अटैक करिए. इस बार मोदी जी का रेन है कि हाँ जाइए अटैक करिए. तो व्हाट रोल डज लीडरशिप प्ले व्हेन इट कम्स टू दीज अटैक्स? See, forces are always ready. Forces are always ready. We were ready after Parliament attack. We were ready after, Kaluchek attack. We were ready after Parliament attack. We were ready after Mumbai attacks. We were ready. It is just that how much the political leadership is willing to gamble the results. Before you begin any conflict or skirmish, you are not sure of the outcome. You are not sure of the escalation ladder where it goes. Like now on 22nd April, Pahalgam happened. I saw all the media channels clamoring for revenge, action. एक हफ्ता हो गया, आज तक क्यों नहीं हो रहा? 10 दिन हो गए. उरी में तो इतने दिन में हो गया था. बालाकोट इतने दिन में हो गया था. 12 दिन में हो गया था, राइट. 12 दिन हो गए. ऐसे नहीं होती लड़ाई. It is like a game of chess. You make a move. Now it is the other person's chance to make a move. And you have to be ready that what all can he move. In case he moves, how will I retaliate? And in case I retaliate, what all? So this is called the escalation. It is called escalation matrix. And when we go in for a conflict, we have catered for 20th step. That in case the conflict reaches that level, are we having enough arms, ammunition, bombs, radars, missiles, this thing? Then only we will begin.
we should not begin something and then we find that we are running out of our equipment and stores. So this takes time. Yeah. This takes cooperation. And the best thing is that the political will, in the end, decides the path of this thing. So when you get a clear mandate, the services get a clear mandate to do things, it is better and easier. सर आप 40 ईयर्स तक रहे हैं, कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि यार मुझे जाना है और करके आना, पर स्टिल आपको ऊपर से यस नहीं मिला कि नहीं? नहीं, वो रहता है, हर सिचुएशन में रहता है, हर सिचुएशन में रहता है. Many a times we were mobilized in 87. Any stories sir जो आपको लगा हो कि Brass test में we were deployed that time, army was doing an exercise. कब सर? 87 में, 1987 में. क्या हुआ था सर? इसमें the army was doing, we were very young those days, I was a flight lieutenant, and there was some skirmish going on. Pakistan was doing some exercise, Zarbe Mamoon or something, if I recall. So that exercise was on, and slowly they came close to our borders. I think so. General Sundarji that time was the army chief, so he ordered a mobilization of troops. So we all got deployed for this thing. We remained in that posture. Even in 2001, I recall, after Parliament attack, in December, the forces were mobilized. India wanted to take a very strong this thing. We were deployed at the borders to our respective places. But then for many days, nothing emerged. So we were ready. So ऐसे होता रहता है. मतलब we keep practicing. See, भारत एक ऐसा देश है जिसमें we have a very unique topography. The French, if they have to fly desert flying, they have to come to UAE or Saudi Arabia to fly. If the Singaporeans want to do hill flying, they come to India. If somebody wants to do sea flying, they in landlocked country, they have to go to some coastal. यहाँ सब कुछ है. Yes, and our pilots are trained for everything. So we have currencies. So the pilot will be current on his hill flying, the pilot will be current on his desert flying, the pilot will be current on his sea flying, the pilot, because you don't know कि अगली बारी requirement किस तरफ आ सकती है. So this is a challenge and a huge responsibility on our services, to keep ourselves ready at all times. And this very few people understand that we are preparing for war every day. Every minute we are ready. It is just that, the situation so changes, we can adapt it as early as possible. So we have seen the changes in past so many airstrikes. आपने बताया था कि हर war अलग टाइप की होगी. And जो recent war हुई, that was very unique in its own way. इसका बहुत जिक्र हुआ है. आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमने S-400 लिया, वो इतनी देर बाद क्यों लिया? मैं आपके माध्यम से एक चीज I would like to convey to your viewers. I would like to place on record contribution of two people who are not in this world today, who have helped us to achieve what we have achieved in Op Sindoor. One is Dr. APJ Abdul Kalam, because it was his vision that we went in for BrahMos and we went in for indigenous Akash, which did an exceptional job in this skirmish. And second person is Dr. Manohar Parrikar, who was Raksha Mantri in 2018, when in Parliament he fought for the country to buy S-400. America at that time had put a lot of sanctions, threatened us with sanctions. The opposition had said that 35,000 crore rupees with which we are buying S-400 and we used to make hospitals, roads and other things. But he kept this thing and we went and bought. And this S-400s which you just mentioned saved us. And second thing which Manohar Parrikar did was bought Rafales
When he was रक्षा मंत्री, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, we bought बहुत बस थी सर कि ये स्कैम हो रहा है वो और तो रफाल है, ऑपोजिशन का मतलब ठीक है, वो तो That is their job. हर वेपन परचेज के बाद कुछ ना कुछ निकलता है, हाँ जी, मीडिया की तरफ से या ऑपोजिशन की तरफ से, दैट्स ओके. बट यू सी S-400 इज लाइक रग्बी में जो डिफेंडर्स में होते पीछे बड़े वाले, बड़े, हाँ, हल्क बचा के. S-400 saved us in Nov Sindoor. So true. It saved us. सर कैसे काम करता है ये? मतलब what we saw was S-400 कि see for common person, layman man, it's a Russian air defense equipment. जी. It can pick up anything flying from air. It can pick up aeroplane, it can pick up missile, it can pick up a drone, it can pick up anything which is coming across. It has a range of 400 to 450 kilometers, S-400s. It can, track, it can detect, and it can shoot. Oh. Same equipment. 400 किलोमीटर दूर तक. हाँ, 400 पकड़ेगा, उसको फिर ट्रैक करेगा कि वो कहाँ से आ रहा है और उसके लिए कौन सा वेपन चाहिए, कितनी रेंज पे चाहिए, क्या चाहिए, वो सब ये करता है. Okay. It can track 80 targets, 80 at one given time and engage 36 out of them. 30 at any given time, एक बारी में. अब India, why we did exceedingly well in this 4 days is what we have done is we have integrated our army and air defense equipment, our Indian manufactured equipment, along with old Russian equipment into the equipment made by our DRDO and BEL. And this has shaken the world up because they never expected that we would be able to adapt so fast. So we have integrated with our own scientists, with our own engineers, with our own people, equipment, and that ISCCS, Integrated Air Command and Control Center, Air Force has something. Anything, sensor which you have in the air, any sensor, it could be satellite, it could be AWACS, it could be aircraft, it could be your ground-based radar, it could be a naval radar, it could be an army radar. Saron ki picture, it could be civil radar, IG Indira Gandhi International Radar. All pictures are available to you at one place. So what happens, and it is real time, and it is shared with all the people from Leh Ladakh to the people in Sar Creek in Gujarat. So there is something called as a sensor to shooter kind of a concept, wherein the artificial intelligence now works to decide which sensor has picked it up, which is the shooter that will take out that thing. So that shooter could be from Leh, could be in Bathinda, could be in Jalandhar, could be it in Jaipur. मतलब कह रहे हो कि हर तरफ सब लोग बैठे हुए हैं and इंटीग्रेटेड हैं, तो वो जो टारगेट आ रहा है उसके लिए अब उसके लिए कौन सा वेपन यूज करना है उस टारगेट को निकालने के लिए. कौन चलाएगा वेपन? वो इज इट मैन्ड और इज इट अनमैन्ड? नहीं, कुछ मैन्ड है, कुछ अनमैन्ड है, सब है. यही तो ब्यूटी है. ये भारत ने जुगाड़ अच्छा किया है पूरा, मतलब जोड़ जाड़ के पूरा बना दिया अच्छा सा. बट वर्क्स वेरी वेल. हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया. सो ये जो चीज है दैट स्टूड आउट. एंड आर्मी का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स के साथ आर्मी और नेवी की सारी गन्स अब एयरफोर्स के साथ सब तीनों सर्विसेज की इंटीग्रेट हो गई हैं. इससे अच्छी क्या चीज़? फॉर एग्जांपल जैसे S-400 है, वो रशिया का था, उनसे हमने लिया. अब S-400 को हमने हमारे चीज़ों के हिसाब से, अब जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को रिवर. तो ये 2001 में बनाया था ब्रह्मोस नाम से. इसमें एक डिफंक्ट इंजन था जो रशिया से APJ अब्दुल कलाम लेके आए थे. बट हमने जो ब्रह्मोस भी बनाई है या हमने S-400 भी ली है रशिया से, हमने इसको हमारी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया. अब वो रशिया में 50 डिग्री में थोड़ा ना कोई चीज़ चलेगी रेगिस्तान में. रशिया में समुंदर के साथ में इन कोरोजन एंड इन मॉइस्ट कंडीशन थोड़ा ना कोई चीज़ चलेगी. सो मैं यही बोल रहा हूँ, जो रफेल हमने लिए हैं उसके अंदर भारत के लिए 13 modifications are there, subject to Indian conditions. So every equipment, every weapon which we purchase has to be modified for our usage, and each
country, India, I told you, is a unique country where we operate from minus 20 degrees to plus 55 degrees, and the tarmac temperature crosses 60 degrees. तो अब वो इक्विपमेंट, वो आपकी एवियोनिक्स, आपके रडार्स 60 डिग्री के तापमान में काम करने चाहिए. तो मेरा ना ये था एक सवाल कि जैसे अब इंडिया ने बना दिया पूरा इंटीग्रेट, विच इज़ वर्किंग वेरी वेल, तो क्या हम ये जो बाहर के देश हैं उनको देंगे क्या ये? यस, अभी तो ये जो पीरियड है आफ्टर ऑप सिंदूर, दिस शुड बी यूटिलाइज्ड बाय एडवर्सरीज टू एनालाइज. सी, लड़ाई इज ए साइकिल. अभी जो हुआ उससे सब हमने भी सबक लेंगे, वो भी. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड व्हेन द चाइनीज इक्विपमेंट हैव बीन यूज्ड, weapons. Never ever the Chinese weapons have been used in any conflict globally. This was the first time. So the whole world would be watching कि कल को अगर ताइवान पे अटैक करते हैं या साउथ चाइना सी में जाते हैं, इम्पैक्ट आएगा, तो क्या इम्पैक्ट आएगा. So the Americans would be studying, the Russians would be studying, the Europeans would be studying, the Taiwanese would be, the Philippines would be studying. तो आपका टेक क्या है, मतलब कितना स्ट्रांग है? Some of the equipment is good and some is not as good. Made in China. No, not that. It is not as that. But they would be working now. As we speak, they would be working overtime to plug the gaps where they can do better. And obviously, we would also be working that we have to stay ahead of them. So if they are catching up here, how can we be? It's a continuous process. So Indians ने इमोशनल वेव में ये बोला कि हम टर्की नहीं जाएंगे, हम बैन कर देंगे, बट टर्की ने बहुत साथ दिया, हमारे एक साथी देश का. तो व्हाई डज टर्की सपोर्ट पाकिस्तान? नंबर वन, टर्की की एस्पिरेशंस एर्डोगान की बहुत, जब से ही इज कम इनटू पावर, have been people who read history is to revive the Ottoman Empire. So Ottoman Empire was the biggest empire of that region, Central Asian region, and that was Turkish people. They had a huge empire. They lasted. They controlled everything. So he somehow wants to bring the old glory back to Turkey, and it's a member of NATO. So it's equipment. That's what I said ना, कि जितना equipment पाकिस्तान में यूज हुआ है वो वेस्टर्न ओरिजिन का है, उनको बेचना ही है. तो नो, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके ये चीजें डैमेज होती हैं. वो तो अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनका F-16 गिरा है. उन्होंने एक AMRAAM मिसाइल जब बालाकोट के बाद यूज़ हुई थी, एज पर एग्रीमेंट दे आर नॉट सपोज टू यूज़ AMRAAM. उन्होंने अमेरिकन ने इस कंटेक्स्ट में दी थी कि यू विल नॉट यूज़ इट अगेंस्ट इंडिया, बट उन्होंने फायर की, उसके टुकड़े इंडिया में आए, तो हमने नेक्स्ट डे दिखाया मीडिया के सामने कि ये AMRAAM है. तो अमेरिकन ने बोला ठीक है, हम स्टडी करेंगे इन्होंने कैसे यूज़ किया. 6 साल हो गए, कौन सी स्टडी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. तो वो उनका लाडला बच्चा है. तो व्हाई डू यू से कि पाकिस्तान यूएस का लाडला बच्चा है? सी, वो मैं हर जगह हर फोरम में बोलता हूँ कि ना, लाडला बच्चा क्या होता है ना, वो शरारत करता रहेगा, चीज़ तोड़ देगा, बदमाशी करेगा, फिर भी माँ बाप ना उसको बोले बेटा कोका कोला पी ले, चॉकलेट खा ले, तो बोल लेते हैं F-16 ले लो, तुम AMRAAM ले लो, दोबारा मत करना, ठीक है, ऐसे मत करना, चलो रेडार ले लो, आइंदा से ऐसे मत करना. तो वो 79 में CIA used Pakistan to raise mujahideen against USSR. Yes. And 89 Russians left Afghanistan. तो फिर वो मुजाहिदीन फ्री हो गए. Then you see history. 89 से जम्मू एंड कश्मीर, जैश मोहम्मद पूरा सब एलिटी सब. अब वो है, तो वो डीपली इन्वॉल्व है उनके साथ, डीपली इन्वॉल्व है. अब चाहे वो फेस पे कुछ भी हो, 27 IMF के लोन दे चुके हैं, 27. वर्ल्ड बैंक कितना, उनको मालूम है कि ये वापस नहीं करेंगे. हाँ, बट फिर भी दे देते हैं. मेरे को ऐसा पता है कौन सा देश है. सो बताए वो शरारती बच्चा नहीं, बहुत ही उनका एक पैसे देने वाला बच्चा है कि हाईएस्ट ROI पाकिस्तान देता है यूएस को. वो एक ऐसी कम्युनिटी है, वो चाइना से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं. एक उनका है, बट कैसे सबको मैनेज करते हैं, नरेटिव बिल्डिंग कैसे करते हैं सबकी. इट्स एन आर्ट विच द वर्ल्ड शुड सी, एंड दे हैव मास्टर्ड इट. You just see their narrative after this conflict. Nowhere after Op Sindoor have they, acknowledged that in any way, with straight face they tell blatant lies. So that's how they are. So amongst all, Op Sindoor में
जो इंडियन एयरफोर्स है उसका सबसे अमेजिंग पॉइंट क्या था फ्रॉम द इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव? मैं कहूँगा कि फर्स्ट वाज 1971 के बाद वी स्ट्रक मुरीद के, भावलपुर, सियालकोट, 4 टारगेट्स इन पाकिस्तानी पंजाब. So Pakistani Punjab for their people was so well defended and they kept telling everybody कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता. So when we struck them and the precision weapons, second thing, we have taken out the dome center से. Missiles have just gone. There is no. We are a responsible and a civilizational country, so we don't want कि हमारे किसी एक्शन से सिविलियंस मरे या नुकसान हो. So we just took out the precision weapons से targets which we designated. But after 7th morning, there is no terrorist camp this side, so they started attacking our military installations. They started attacking our runways. They started sending drones to Turkey side. They started firing Chinese missiles, which our air defense systems nullified. They kept, इनका main मकसद ये होता है कि these drones and missiles should open up our radars. एंड जैसे ही रडार हमारे खुलेंगे ट्रैक, उधर से वो पकड़ लेते हैं कि इनका रडार, तो वो रडार को ही निकाल देंगे. सो दी होल एम इज टू सीक हमारी एयर डिफेंसेस की जो सेटअप्स है वो कौन कौन सी जगहों पे हैं. तो इसके लिए वो अगर if we like shoot at them तो we like wasting our ammunition. हाँ, तो अगर हम वेस्ट करेंगे तो वो तो चाहते हैं. अब वो $500-700 का ड्रोन है, उस पर हम लाखों डॉलर की मिसाइल वेस्ट करेंगे तो खुश हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, और उनका तो छोटा सा ड्रोन है. तो वो उसमें फिर नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग लेजर्स, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग जैमर्स, वी हैव स्टार्टेड. वॉरफेयर इज चेंजिंग, द एयर डिफेंस इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज नाउ, स्पेस इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ड्रोन्स आर playing important role, missiles are playing an important role which was not there earlier. So the future warfares which you are going to have will be very different. So जैसे अभी we spoke about it कि जब एक चाहे पायलट हो या जवान हो, when that person loses his life, तो उसकी फैमिली को सबसे ज़्यादा पता चलता है कि what they have lost. ऐसा पॉसिबल है कि in future you'll have like unmanned like jets? Yes, that is the future. The future of the warfare is going to be, in coming years, they do not want manned aircraft. They will be more and more unmanned airplanes. Like robots. And they will be airplanes, yes, with artificial intelligence, with this thing. Only for specific missions they will be manned. Matlab, the research is going on that the same aeroplane could be manned, the same aeroplane could be unmanned. So the work is on. You are absolutely right here. This is the future of warfare. अच्छा, इसमें एक वाली चैलेंज है, जैसे हम लोग हैक कर लेते हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैक हो जाती हैं. अगर आपने उसको हैक कर लिया, he can attack you back. ये ऐसा हमें लगता है हम नहीं, आदमियों. वो तो है. ये warfare is, I just told you that they would be preparing, we are preparing, and everybody is preparing to be ahead of the adversary. So this will be a challenge. अब वो प्लान करेंगे हैक करने के लिए, तो उसके तोड़ के लिए भी काम चल रहा होगा. So that is how it is always work in progress. सर, आपने एनडीए और आईएमए दोनों जगह, सॉरी एनडीए एंड एयरफोर्स एकेडमी, आपने दोनों जगह कमांड किया है. आपने क्या ऑब्जर्व किया विथ पैसेज ऑफ टाइम, लाइक बैच बाय बैच कुछ ऑब्जर्व किया, और जब आप लोग थे, जब आज का बैच है, क्या कुछ बदला है इन टर्म्स ऑफ द ड्राइव, द रेजिलियंस? अभी आई वाज मेंशनिंग बिफोर दिस पॉडकास्ट टू यू, आई फाइंड दिस जनरेशन ब्रिलियंट, एब्सोल्यूट ब्राइट, मच अवेयर, मोर कॉन्फिडेंट, एंड more say informed, I would say, in all respects. We were not. हम 13 साल के थे, मैं मजाक करता था, हमारी हैप्पीनेस थी वो फ्रिज खोल के देखते थे उसमें लाइट जलती है कि नहीं जाती. आजकल के 13 साल वाले बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं. अब तो दुनिया बदल गई है, हमारे देखते देखते बदल गई है. आई यूज्ड इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, computer for the first time in 95. I saw internet for the first time in 99. और dial-up वाला था. I held a mobile phone in my hand for the first time in 2003. ठीक है, बट उससे पहले भी तो बहुत फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही थी. तो अब अभी 20 साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो हैं, बट
once a child comes there for training, उसकी ये सोशल मीडिया डिवाइसेस वगैरह सब जब्त हो जाते हैं पहले दिन जमा कराते, सो ही इज विदाउट एनीथिंग. तो मैंने आपसे बोला ना, जो अपब्रिंगिंग है उसमें, जो करिकुलम है उसमें कोई चेंज नहीं आया. जैसे हमारे टाइम पे था, बाय फॉर लार्ज वही है. उसको उन्हीं ग्रुप में रहना पड़ता है. उसके पास सुबह से लेकर रात तक कोई टाइम नहीं है. उसका फिजिकल एंड मेंटल टफनिंग चलती रहती है एंड रहती है. दे आर लिटिल मोर better prepared than what we were. But where I find this thing is कि outdoor games, sports, adventure, ability to go that extra, वो थोड़ा सा with passage of time. हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लोग साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो रहे हैं, एंड हम लोग बाहर खेलने नहीं जाते तो हम लोग फिजिकली बहुत वीक हो रहे हैं. एंड यू सेड कि इसकी वजह से हम लोग ईजिली आई वुड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं व्हाट सोशल मीडिया ऑफर्स टू अस. आपने एक और वर्ड यूज़ किया था कि जो यंग जनरेशन है उनको ओनरशिप लेने की बहुत ज़रूरत है. तो डू यू फील कि जब आप लोगों की जनरेशन थी, जब रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स थे, तो भूख बहुत ज़्यादा थी. आज के टाइम में क्या हो गया है, क्योंकि वन जनरेशन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, नई जनरेशन लगता है कि द हार्ड वर्क हैज़ बीन डन बाय आवर पेरेंट्स, तो अब हमें वो एक एक्स्ट्रा माइल मिला है, मे बी आई गॉट अ हेड स्टार्ट, तो मैं इतना एफर्ट क्यों करूं, मैं जेप्टो से ही ऑर्डर कर लूंगा, मैं खुद लेके धनिया नहीं लेके आऊंगा. पता क्या है, I was reading somewhere, ओनरशिप आप कॉर्पोरेट्स में ले लीजिए, ऑफिस में ले लीजिए, आप किसी इंडस्ट्री में बात कर लीजिए, किसी ऑफिस में बात कर लीजिए, हर कोई परेशान है कि आदमी को काम दिया जाता है, उसके बाद उसको 20 बार रिमाइंड करना पड़ता है. आप मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो है, ये रिमाइंड का क्या साधन है? जब आपको एक काम दिया है तो आपका काम है, सही बात है, व्हाई शुड यू बी रिमाइंडेड? ये फौज में नहीं होता. ऐसा नहीं है कि जाओ बाहर मार के आओ नहीं, आपको करना है, आपको करना है. आप उठते बैठते जागते सोते, आपको वो करना है जब तक खत्म नहीं होगा. एंड सेकेंड पार्ट इज कि आपको जो दायित्व है आपका, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका है वो. अगर आप मेरे को पूछ रहे हो एयरफोर्स एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है, अब मैं जब वहाँ का, या जो भी है अभी जो भी हैं, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है. उस जगह की हर चीज़, फेंस से लेके और उस जहाज से लेके और उस लास्ट आदमी तक, वो उनकी जिम्मेवारी है. ही इज़ दी ओनरशिप उनकी है. अगर हमारे यहाँ किसी की छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम होती है, द टॉप मैन रीचेस हिज हाउस. बाकी जगह पे कहा क्या. एक लीडरशिप का मैं और उदाहरण देता हूँ आपको. जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ 2022 में जी. मैं टीवी पे देख रहा था, उनका पार्थिव शरीर लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए. उसके पीछे हजारों आदमी चल रहे थे. ना तो उनमें से किसी ने भी जनरल बिपिन रावत को मिले, ना बिपिन रावत उनको कभी मिले, ना जनरल बिपिन रावत के किसी कार्य से उनकी जीवन में कोई परिवर्तन आया हो. फिर वो क्यों चल रहे थे पीछे? ना वो पॉलिटिशियन है. दिस इज व्हाट आई गिव एन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप. When an individual starts to accept the other person as his leader in his mind and thoughts, automatically things start to happen, and this is how Fauj works. Where else in any profession do you find a person is willing to lay down his or her life on command of his senior? Bilkul. That is leadership. When Vikram Batra went onto that hill, when Manoj Pandey went onto hill, when Subedar Bana Singh went onto that hill, they never thought that they'll come back. But why did 20, 30, 40 of them decided to go together? This is leadership. This is what I am saying, is that you are willing to give everything, including your life, for your leader. And this is what separates uniform from other things. सर बताया था मुझे कि आपके फादर भी एयरफोर्स में थे, एंड आई हैव सीन दिस पैटर्न दैट जो लोग डिफेंस फोर्सेस में होते हैं एंड द फैमिली में, वो बिल्कुल इट इज़ बीइंग पास्ड ऑन, जो वैल्यूज़ हैं वो दिखती हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव पास्ड इट लाइक फर्दर एज वेल.
फॉर सिविलियंस लाइक अस हमें लगता है कि जैसे आई हैव द प्रिविलेज टू बी विद यू इन दिस लाइक प्रॉक्सिमिटी, एंड जो लोग सुन रहे हैं आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए, सो उनको ये समझ आ रहा है कि व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ एन ऑफिसर, हाउ टू थिंक विद दोज वैल्यू सिस्टम्स, कि वो लोग उसको दे कैन इनकलकेट इट, नॉट सेइंग कि अरे हमको तो संस्कार मिले नहीं, अब तो हमें ऐसे ही रहना है। आज भी आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, एब्सोल्युटली सीख के एक लोगों को हिंदी में ऑब्जर्व मुहावरा है, जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा, तो जाग जाओ उसी दिन से सवेरा है। सर आते हैं मूवीज़ के ऊपर। आपने कहा था कि दिवस स्काई फोर्स देख के आओ, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मूवी में क्या था। इफ़ यू हैड टू चूज एनी वन इंसिडेंट फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री कि उसको दर्शाना चाहिए मूवी के ज़रिए, तो वो कौन सी मूवी होगी और उसमें कौन एक्टर होना चाहिए सर? कौन सी मूवी होनी चाहिए? Because उसी के ज़रिए मिलिट्री वाला के एनीथिंग? So anything. I feel we should have a true story coming out of our partition. How we were fooled. How the nation of simple people was fooled by the white men who decided in London and Washington to draw out two countries from our country, our land, and then divide us on basis of religion. The Radcliffe, the person who was sent to draw the border, has never visited India. Yeah. In 15 flat days, he divides families, houses, communities on some arbitrary line he draws, and that forms the border. So many things have gone across which should have been here, which we are still, On what basis were the lines drawn in 48? On what basis are people, was subjected to that kind of torture, those freedom fighters? They were just asking basic freedom to do things. How, 3,000 to 5,000 active Britishers controlled over crores of Indians. See, the facts have never emerged clearly. What happened at that time? I feel the youth of this country, or the young generation, should be privy to this history, which has, somewhere marred in our books and in some chapters. The real history, the Indian history, especially after 47, how 47 came and beyond, should be covered, I feel. So if I understand, sir, हमारे पास इतने अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं थे, चाहे 65 की बात करें या उसके बाद की बात करें, still we were able to make a massive dent. The best the mindset the and best mindset, the best training, and the best human beings are existing in our armed forces today. What is the mindset of a? I told you, it is from we are cut off from everything. We are groomed and brought up in a particular environment and a system which keeps you focused. No distractions. Just focused. And it's bonhomie, camaraderie, ability to help each other, fall in for each other, hold each other's hand, teamwork, collective responsibility, ownership, beautiful leadership, all combined. So one last advice for the youngsters of this country. One is certainly about taking ownership and having the right value system. ऐसा कोई चीज़ जिससे कि इंडिया as a developed country in 2047 वो possible हो पाए because of what we do moving forward as a generation. See, if you start saying कि मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, कुछ भी चीज़, मतलब धूप में जाना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मेहनत करना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना ठीक नहीं. So it means you are going somewhere away from your aspirations and goals. Very well said. The more you get used to luxuries and comfort, the farther you are going away from your ambitions and goals. So the first thing I feel for the young generation is to realize
Let's step out of your house, wear your boots, start going for a run, start playing games, start meeting real people, not real people. So true. Have real heroes. Invest some time, effort, energy in knowing about our country, our culture, and start doing something for the society and the community and do teamwork. हमारे को हर एक को लगता है कि मैं अकेला आदमी 140 करोड़ है, मैं अगर रेड लाइट पे रुकूंगा तो क्या होगा, मैं अगर कचरा डस्टबिन में डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है. बट मेरा ये कहना है कि आप शुरू तो कीजिए. We all have duties and our constitution gives you certain liberties and that we all know. हमारी ये है, मेरा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है ये, बट उसके साथ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता. सो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करोगे तभी आपको प्रिविलेजेस एंड लिबर्टीज मिलेंगी. ये पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. आई एम श्योर वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री फास्टर. वंडरफुल. सो बस एक पर्सनल सवाल है, जैसे आपने एयरफोर्स को चुना या एयरफोर्स ने आपको चुना, मुझे नहीं पता. नॉर्मली कहते हैं कि जो कंडीशनिंग है, जो एनवायरनमेंट है, उसका रोल पड़ता है. तो व्हाइल लाइक ग्रोइंग अप, यू सॉ योर फादर, जिनका आपने जिक्र किया था कि यू आर वेरी अटैच टू हिम एंड आपने उनके लिए बहुत किया. सो हाउ डज अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ फैमिली इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ही सीज हिज फादर जो कि एयरफोर्स में है, बच्चे ने बोला कि हाँ मुझे भी एयरफोर्स में ही जाना है. So, what was your inspiration? And then the next generation as well, sir. वो बच्चे भी आपके defense forces में गए. I'll give you my personal family का example. As a child, I used to see my father preparing his uniform each day. I used to help him. Many days I used to help him polish his shoes as a child, help him to put his ribbons and other things on the uniform. So that fascination was there. I studied in a military school. And I always loved this life, and I wrote NDA exam, I cleared, I joined NDA. And my brother followed suit, he joined Navy, he's a pilot. My children, after their engineering, both did BTech, they got placed in corporate. My son and daughter both got placed in corporate from campus placements. But both said कि हमारा मन नहीं लग रहा. And they decided, and today both of them are in a uniform, and as we speak both are deployed. So इससे खुशी की बात क्या है कि हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं. This like thought itself, sir, because आप जब एक बच्चे थे and your father was maybe like posted like somewhere, ऐसा शायद होगा, मुझे पता नहीं है, कि आप उनसे बहुत दूर थे, and as a child आपको भी देशभक्ति नहीं आती समझ, राइट? उनको आती है समझ. मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि seeds of wisdom are sown by elders in young minds. They may not germinate at that stage. It may take years for it to grow. But when it germinates, you start to understand what was told to you at that time. What was told to be by my parents, my grandparents, is making sense now. And that is why I have come to your podcast to share that whatsoever I am saying probably may put a seed in somebody's mind. So true. So true. Thank you so much, sir. Thank you. Honor having you. And it clearly gives me some wisdom to like lead my life and my little one who might look up to me if I do the right things. So I'll keep that in mind, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.